I welcome you all to Manu Law Classes YouTube channel. In this particular channel, we discuss about the G20 Delhi Declaration. As we all know, अभी recently आपका G20 summit हुआ था. It was hosted by Prime Minister Shri Narendra Modi as India की जो आपकी presidency है, अभी G20 की India के पास है. Then talking about the participants, so all the G20 countries, they were the participants. G20 summit का theme था वसुधैव कुटुंबकम, one earth, one family and one future. G20 summit का जो venue था, it was भारत मंडपम इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर और IECC सेंटर. And the outcome document was New Delhi Declaration or G20 Delhi Declaration. In this video, we will discuss about the outcome document और जो Delhi Declaration में main points discuss हुए हैं, उसके बारे में हम summit में बात करेंगे. So before starting, I want to tell you what were the major achievements done by the India in its presidency. So सबसे पहले जो आपका अफ्रीका है, उसको हमने G20 के न्यू मेंबर की तरह इंडक्ट किया है. सेकेंडली, जितने भी आपके लीडर्स थे, इन सब ने अनोनिमसली न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन साइन किया और इन सब ने अपना जो प्रायोरिटाइज किया है, जितना भी आपका इंक्लूसिव ग्रोथ है उसकी तरफ, जितने भी आपके G20 दिल्ली डिक्लेरेशन में जो गोल्स साइन होंगे, उन सबको प्रायोरिटाइज करते हुए सबने इस पे मंजूरी दी है और साइन किया है. थर्डली, अगर हम बात करें मेजर इकोनॉमिक इनिशिएटिव की, तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप USA कॉरिडोर बनने की बात की है. इट वाज नॉट ओनली प्रपोज्ड बट आल्सो अप्रूव्ड बाय द लीडर फ्रॉम दीज रीजन्स. लास्टली, यहाँ पे आपकी बात हुई है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के ऊपर और इसका प्राइमरी मिशन जो है दैट इज द यूज ऑफ बायोफ्यूल एज फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो आपका जो बायो फ्यूल होता है, वी कैन यूज इट. आपने एक टर्म भी सुना होगा, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम. तो यहाँ पे हम ऐसे बायोफ्यूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड वी कैन रिड्यूस द इंपोर्ट डिपेंडेंस as well as we can go for greener India and cleaner India. So this is the major outcomes which have occurred. Now we will deeply discuss कि क्या-क्या बातें हुई थी G20 डिक्लेरेशन में और दिल्ली डिक्लेरेशन में क्या-क्या मेजर पॉइंट थे. तो सबसे पहले आपका यहाँ पे बात हुआ था वॉर इन यूक्रेन. फर्स्ट टॉपिक इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज पीसफुल रेजोल्यूशन. G20 कंट्रीज जो थी, इन सब ने एम्फेसाइज किया दैट दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर और यहाँ पे सबने पीस और जो आपकी स्टेट की सोवरेनिटी है, इंटरनेशनल लॉज हैं, इसको मेंटेन करने की बात की. साथ में आपके टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी की भी बात की गई है. ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न के ऊपर बात की गई क्योंकि हमें पता है बिकॉज ऑफ दिस वॉर अ लॉट ऑफ पीपल आर अफेक्टेड. वाई दे आर अफेक्टेड? क्योंकि एक तो ये माइग्रेट कर रहे हैं, दे आर बिकमिंग रिफ्यूजी इन द यूक्रेन से माइग्रेट करके दूसरे कंट्रीज में जा रहे हैं, दे आर बिकमिंग रिफ्यूजी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो देयर इज अ सीरियस फूड क्राइसिस इन यूक्रेन एंड ऑल दीज एडजॉइनिंग एरियाज. तो इसीलिए यहाँ पे ये जो एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है वॉर कार कन्फ्लिक्ट का, दिस इज नॉट लिमिटेड टू अ कंट्री, इट इज वर्ल्ड वाइड और स्पेसिफिकली इससे यूक्रेन बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ है. Then there was a Chiguan Charter principle. It basically emphasized on the all state to concern or to act in accordance with the purposes and the principle of UN Charter. तो यहाँ पे किसी और की टेरिटरी में, फॉर एग्जाम्पल एज वी ऑल नो कि रशिया जो है वो यूक्रेन की टेरिटरी पे एनक्रोच कर रहा है. तो यहाँ पे अगर हम UN चार्टर प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें ऐसे तरीके का जो इन्फ्रिंजमेंट है या ऐसे तरीके का जो थ्रेट है, टेरिटोरियल एक्विजिशन है, उसके अगेंस्ट बात की गई है कि ऐसे हमें किसी और की टेरिटरी पे एनक्रोच नहीं करना चाहिए. तो वी शुड ऑल अबाइड बाय द UN चार्टर प्रिंसिपल. देन देयर वाज टॉक अबाउट द न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट और यहाँ पे बात की गई है कि जो आपका न्यूक्लियर वेपन है उसका यूज और उसका थ्रेट जो है वो इनएडमिसिबल होना चाहिए, मतलब देयर शुड बी नो यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. दीज वर द टॉपिक्स रिलेटेड टू वॉर इन यूक्रेन जिसके ऊपर बात की गई थी G20 डिक्लेरेशन में. देन देयर वाज टॉक ऑन काउंटरिंग टेररिज्म एंड मनी लॉन्ड्रिंग. तो यहाँ पे आपका जो G20 समिट हुआ था
उसमें टेररिज्म को हर फॉर्म में, इंक्लूडिंग दैट इज रूटेड इन द जीनोफोबिया, रेसिज्म, इंटॉलरेंस, इन सब फॉर्म में टेररिज्म को खत्म करने की बात की गई है। एक होलिस्टिकली इंटरनेशनल लॉ बनाने की बात की गई है जो काउंटर कर सके ऐसे टेररिज्म को, और इंटरनेशनल कॉपरेशन के थ्रू ये पॉसिबल है। illicit trafficking, we know there are a lot of trafficking of drugs, arms एंड ऑल्सो ह्यूमंस। तो यहाँ पे आपके एक इलिसिट ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए एंड डाइवर्जन ऑफ द स्मॉल आर्म एंड द लाइट वेपन, इन सब के ऊपर बात की गई है, और इसके लिए भी इंटरनेशनल कॉपरेशन की जरूरत है, क्योंकि सारे स्टेट जब एक साथ आएंगे तभी वी कैन गो एंड वी कैन कर्ब दीज इलिसिट ट्रैफिकिंग। देन डेफिनेटली टू कर्ब टेररिज्म एंड मनी लॉन्ड्रिंग, इंटरनेशनल बॉडी कौन सी है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो यहाँ पे G20 लीडर्स जो हैं, they all supported the resource need of the FATF and FATF style regional bodies in order to combat money laundering and terror financing. नेक्स्ट इज अबाउट द क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। यहाँ पे आपका पेमेंट इंप्रूवमेंट की बात की गई है कि जो आपके G20 मेंबर्स हैं, they should achieve a global target for faster, cheaper and more transparent cross-border payment by 2027. For example, right now we are very much familiar with this term de-dollarization. अभी अगर हमें रशिया से कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए हम डॉलर्स का यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे इसके अलावा भी आपके बहुत सारे कंट्रीज हैं, उनकी अपनी अपनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, और फंड सही से हो नहीं पाता, और यहाँ पे आपका फाइनेंस सही से हो नहीं पाता। तो इसीलिए G20 के जितने भी मेंबर हैं, इन्होंने बोला है कि वी विल एंश्योर दिस मोर ट्रांसफर पेमेंट और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट बाय 2027। Then there was a discussion on CBDC. CBDC है क्या? Central Bank Digital Currency. We all know about Bitcoins. Bitcoins के ही तर्ज पे आपका CBDC होता है। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है कि Bitcoin anonymous है, यहाँ पे CBDC will be backed by government. तो यहाँ पे Bitcoin टेक्नोलॉजी का या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का स्पेसिफिकली यूज करके जब हम ऐसी क्रिप्टो बनाते हैं and that is backed by government, तो उसको हम CBDC कहते हैं, and that's how the name is Central Bank Digital Currency. इंडियन कंटेक्स्ट में इसका एग्जाम्पल है e-rupee. तो these steps are welcomed, और यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करने के लिए या इंटरनेशनल मॉनेटरी और फाइनेंशियल सिस्टम में पेमेंट करने के लिए these CBDCs will be used. मूविंग फर्दर टुवर्ड इकोनॉमी एंड क्लाइमेट, तो यहाँ पे आपका सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर बात की गई है। वी ऑल नो कि सस्टेनेबल ग्रोथ बहुत ज्यादा जरूरी है लॉन्ग टर्म के लिए। इन द एरा ऑफ पेंडेमिक सस्टेनेबल ग्रोथ इज मस्ट। देन देयर वाज टॉक ऑन क्लाइमेट एक्शंस। बहुत सारे पैसे खर्च करने की जरूरत है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने की जरूरत है, सो दैट वी कैन अचीव आवर क्लाइमेट गोल एंड गो फॉर द क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज। Then there is a need of reforming the financial institutions, क्योंकि आपके जो डेट वल्नरेबिलिटी है इन लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में, उसको हमें एश्योर करना है कि ये ना हो, तो इसीलिए हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म करने की जरूरत है। देन देयर इज अबाउट डिस्कशन ऑन क्रिप्टो असेट टैक्सेशन, और ये आपका टैक्स रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो भी है क्रिप्टो असेट्स का, इट इज सेट टू बिगिन बाय 2027। देन इट इज अबाउट एनर्जी ट्रांजिशन। तो यहाँ पे आपका जो डिक्लेरेशन है वो ये कहता है कि देयर विल बी अ एक्सेलरेटेड एफर्ट टू फेज डाउन अनअबेटेड कोल पावर, एलिमिनेट इनएफिशिएंट फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज। तो यहाँ पे हमें जरूरत किसकी है कि हम जो फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं उससे मूव करके हमें आपका नॉन फॉसिल फ्यूल या आपकी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उसकी तरफ हमें मूव करना चाहिए। तो यहाँ पे जो कोल पावर का है या फॉसिल फ्यूल की जो सब्सिडी दे रहे हैं उसको हमें हटाना चाहिए, या फॉसिल फ्यूल का यूज हमें खत्म करना चाहिए। देन देयर इज आल्सो नीड ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि आपका जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चरल पॉलिसीज हैं वो ऐसी हो जो आपका ग्रोथ इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करे, ग्रोथ को प्रमोट करे और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करे। सो दीज वर द डिस्कशन ऑन द टॉपिक ऑफ इकोनॉमी एंड क्लाइमेट। Then there was a need of policy collaboration in the G20 leader for the development of all these countries, जिसके थ्रू आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, मॉनेटरी स्टेबिलिटी हो। तो यहाँ पे पॉलिसी कोऑर्डिनेशन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सेंट्रल बैंक के कमिटमेंट की भी बहुत ज्यादा जरूरत है कि आपका जो प्राइस स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहे, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने अपना इनिशिएटिव लिया है, दैट इज द
स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज और इनके जुरिस्डिक्शन पे काम किया जाए। तो यहाँ पे जो आपका रीसेंट बैंकिंग टर्बुलेंस है, इस सारे इश्यूज से हम डील कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक। यहाँ पे आपका ऐसे बैंक्स को प्रमोट करने की बात की गई है जिससे कि आपका बेटर तरीके से, जो आपका इफेक्टिव तरीके से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन की जा सकती है। प्राइवेट कैपिटल को हमें यूज करना चाहिए और कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क, इसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। ऐसा फ्रेमवर्क बनाना चाहिए जो बेसिकली आपका कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन कर सके। Then there was talk on education. As we know, digital education, it is in news after COVID era. जो आपका डिजिटल एजुकेशन है बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। नाउ वी कैन क्रिएट ह्यूमन कैपिटल ओनली व्हेन वी विल वर्क ऑन द एजुकेशन। एजुकेशन जब तक बच्चों के पास नहीं होगा तब तक यहाँ पे आपका ह्यूमन डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे आपकी जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं जो आपके इस गैप को ब्रिज करने के लिए काम कर रही है, वी शुड सपोर्ट दैट। साइंटिफिक कोलैबोरेशन, यहाँ पे आपके ओपन, इक्विटेबल, सिक्योर साइंटिफिक कोलैबोरेशन एनहेंस करने चाहिए और स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स और रिसर्चर्स जो हैं इन सबको एनकरेज करना चाहिए कि ये साथ में आके काम करें। एंड देयर इज ऑल्सो इंक्लूसिव एजुकेशन नीड। यहाँ पे आपकी स्किल्स के ऊपर काम करने चाहिए, साथ में आपका हाई क्वालिटी एजुकेशन जो है वो बच्चों को प्रोवाइड करना चाहिए, उसके साथ स्किल्स देना चाहिए जिसके चलते वो अपना जो एक ह्यूमन कैपिटल की तरह उभरे तो वो हमारे कंट्री के लिए असेट बने। Then there was news on agriculture. तो यहाँ पे ट्रेड फैसिलिटेशन की बात की गई है। As we all know, there was commodity price because of a lot of issues, because of weather, because of climate and also because of wars. तो यहाँ पे जैसे जैसे आपको commodity का प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे हमें ट्रेड फैसिलिटेशन के ऊपर वर्क करना चाहिए कि जहाँ पे सरप्लस है वो ट्रेड करके बाकी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करे जिससे जो प्राइस स्टेबलाइजेशन है वो हो सके। देन देयर वाज रूल बेस्ड ट्रेड। यहाँ पे G20 के जो लीडर्स हैं दे वांट एन ओपन, फेयर, प्रिडिक्टेबल रूल बेस्ड ट्रेड इन एग्रीकल्चर, फूड एंड फर्टिलाइजर एज पर द WTO गाइडलाइंस। और फूड सिक्योरिटी की भी बात की गई है कि आप कैसे फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं। देयर वाज आल्सो अ न्यूज अबाउट GM क्रॉप्स कि अगर हम GM क्रॉप्स इंट्रोड्यूस करेंगे तो उससे आपका फूड सिक्योरिटी मेंटेन हो सकता है। तो इस सब के ऊपर बात की गई थी। Then there was news on religion. We should go for the religious tolerance. There are a lot of religions इन एंड अराउंड द वर्ल्ड। G20 कंट्रीज में ही आपके अलग अलग टाइप के रिलीजन्स हमें देखने को मिलते हैं। सो देयर इज अ नीड ऑफ टॉलरेंस अमंग ऑल द मेंबर एंड वी शुड आल्सो रिस्पेक्ट द कल्चरल डाइवर्सिटी एंड द राइट्स शुड बी नॉट टेकन अवे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। और यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस होना चाहिए फ्रीडम ऑफ रिलीजन का, बिलीफ का और फ्रीडम ऑफ ओपिनियन का। दिस वॉज वॉट सेड इन द G20 समिट। नाउ देयर वॉज टॉपिक अबाउट करप्शन। तो जीरो टॉलरेंस की बात की गई थी। जो आपके G20 मेंबर हैं दे रीअफर्म दैट देयर शुड बी जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत है। जितने भी आपके इंटरनेशनल बॉडी हैं दे शुड कम, दे शुड कोऑपरेट एंड दे शुड शेयर इंफॉर्मेशन सो दैट करप्शन जैसी प्रॉब्लम को कॉम्बैट कर सके। असेट रिकवरी की भी बहुत ज्यादा जरूरत है कि जो आपके ज्वाइंट डिक्लेरेशन है दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेंथनिंग असेट रिकवरी मैकेनिज्म, इन सबको हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए जिससे हम करप्शन के साथ एक तरीके से लड़ सके। सो दीज वर द मेन हाइलाइट्स ऑफ द G20 दिल्ली डिक्लेरेशन। इन सब पे यहाँ पे G20 दिल्ली डिक्लेरेशन में बात की गई थी। आई होप यू गॉट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।